हाथरस कांड की एसआईटी जांच जारी है। एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने के लिए 10 दिन की और मोहलत दी गई है और एसआईटी अब 16 अक्टूबर को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। एसआईटी ने कल पीड़िता के भाई का बयान दर्ज किया। एसआईटी के अधिकारियों ने पीड़िता के घर और छत का भी मुआयना किया। पीड़िता के आसपास रहने वाले पड़ोसियों से भी एसआईटी ने पूछताछ की और घटना के बारे में जानकारी हासिल की। हाथरस कांड के बहाने दंगा कराने की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने जब दंगे की फंडिंग के तार खंगालने शुरू किए तो जांच टीम को ये पता चला कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को मॉरिशस से करोड़ों की फंडिंग हुई है। मतलब पैसा विदेश से आ रहा था और उसका इस्तेमाल यूपी में लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरने के लिए किया जा रहा था। दंगे भड़काने की साजिश के आरोप में पहले ही पीएफआई यानी पॉपुलर ऑफ इंडिया के अतीकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अब इन चारों पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। पीएफआई के गिरफ्तार चारों संदिग्ध पर हवाला के जरिए हाथरस में हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग का आरोप लगाया गया है। गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों के पास से हिंसा फैलाने वाले विवादित पैम्पलेट के साथ मोबाइल और लैपटॉप में आपत्तिजनक कंटेंट भी मिला है। CARRD.co वेबसाइट बनाकर विदेशों से फंड इकट्ठा किया जा रहा था और चंदे की रकम को गैर कानूनी तरीके से जमा किया जा रहा था। इस वेबसाइट से युवाओं में राष्ट्र विरोधी भावना को पैदा किया जा रहा था। इनकी साजिश थी जातीय विद्वेष को भड़काना, समाज में अस्थिरता पैदा करना और बड़े पैमाने पर दंगा कराना। हाथरस कांड में पुलिस और जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वेबसाइट को किसने बनाया और किस उद्देश्य से बनाया। अब तक इस वेबसाइट के जरिए कितनी रकम जमा की गई है और जो धनराशि एकत्र हुई है उसका इस्तेमाल कहां, कैसे और किसके जरिए किया गया है। हाथरस के बहाने यूपी में दंगे भड़काकर पीएम मोदी और योगी की छवि खराब करने की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। सीएम योगी ने सख्त लहजे में चेतावनी जारी करके कहा कि साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। पीएफआई से संबंध रखने वाले चारों गिरफ्तार आरोपियों को 8 धाराओं के तहत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन्हें मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे के मान टोल बैरियर पर दिल्ली से हाथरस जाते समय पकड़ा गया था। चारों आरोपियों पर इससे पहले आईटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया जा चुका है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब में किसान अब भी रेलवे ट्रैक पर डटे हैं। वहीं सड़कों पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हरियाणा में भी किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सिरसा में धरने पर बैठे किसानों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई तो जमकर कोहराम मचा। किसानों ने पुलिस थाने का घेराव किया और सड़क पर जाम लगाया। रिया चक्रवर्ती ने 28 दिनों बाद अपने घर में रात गुजारी। रिया ड्रग्स मामले में मुंबई के बाइखला जेल में बंद थी। बुधवार को मुंबई हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ रिया को जमानत दे दी। रिया को 10 दिनों तक हर रोज थाने में हाजिरी लगानी होगी। रिया के साथ सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी कोर्ट ने बेल दे दिया, लेकिन रिया के भाई शोभिक को जमानत नहीं मिली है। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एनसीबी पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि रिया किसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने एनसीबी की उस दलील को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि नामचीन हस्तियों पर सख्ती की जानी चाहिए ताकि समाज में एक उदाहरण पेश हो। अदालत ने कहा कि कानून की नजरों में सब बराबर होता है। सुशांत के परिवार ने एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। परिवार के वकील विकास सिंह ने नई फॉरेंसिक टीम बनाने की मांग की है और सीबीआई को चिट्ठी लिखी है। सुशांत के परिवार ने नई टीम में देश के नामी अस्पतालों से फॉरेंसिक एक्सपर्ट को शामिल करने की मांग की है। दिलचस्प ये कि सुशांत के परिवार ने एम्स के फॉरेंसिक हेड सुधीर गुप्ता के खिलाफ भी जांच की मांग की है। देश में कोरोना पर ब्रेक नहीं लग रहा है। पिछले 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 67 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 986 मरीजों की मौत हो गई। देश भर में अब तक 1,04,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का कुल आंकड़ा 14,65,000 से ज्यादा हो गया है।
शिमला से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। मणिपुर और नागालैंड के राज्यपाल रहे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अश्विनी कुमार ने खुदकुशी कर ली। अश्विनी कुमार की उम्र 69 साल थी। वो अगस्त 2006 से जुलाई 2008 तक हिमाचल पुलिस के महानिदेशक रहे और अगस्त 2008 से नवंबर 2010 तक सीबीआई के डायरेक्टर रहे। फिलहाल खुदकुशी की वजह सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में सुरक्षा एजेंसियों ने अल बद्र के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। दरअसल मंगलवार की शाम जवानों को शोपियां में 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन मंगलवार की रात ऑपरेशन को रोक दिया गया। इसके बाद बुधवार की सुबह सेना ने स्थानीय लोगों और धर्म गुरुओं की मदद से घिर गए आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन जब दहशतगर्दों ने किसी की नहीं सुनी तो उन्हें मार गिराया गया। एयरफोर्स आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रहा है। पहली बार राफेल वायुसेना दिवस के मौके पर उड़ान भरेगा। 2 राफेल एयरक्राफ्ट फ्लाइट पास्ट में शामिल हो रहे हैं। राफेल विमानों के साथ तेजस, सुखोई, जैगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर भी फ्लाइट पास्ट में अपना जौहर दिखाएंगे। हिंडन एयरबेस से वायुसेना की ताकत सारी दुनिया देखेगी। वायुसेना के सूर्य किरण और सारंग विमान भी अपने करतब दिखाएंगे। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 और C-17 भी फ्लाइट पास्ट में अपनी शान बढ़ाएंगे। फ्लाइट पास्ट में कुल 56 विमान शामिल होंगे, जिनमें से 19 फाइटर और 19 हेलीकॉप्टर हैं। बिहार में जेडीयू ने अपने सारे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार की पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू ने अपने कोटे से 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को दी है। जेडीयू की लिस्ट में लालू के समधी चंद्रिका राय का भी नाम है, जो परसा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सुशांत केस से सुर्खियों में आए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नाम जेडीयू उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे ने कुछ ही दिन पहले वीआरएस लेकर जेडीयू का दामन थामा था। अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार उन्हें बक्सर या शाहपुर से चुनाव लड़वा सकते हैं, लेकिन दिलचस्प ये कि दोनों ही सीटें बीजेपी के कोटे में चली गई। बीजेपी ने मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को अपने कोटे से 11 सीटें देने का ऐलान किया है। साथ ही बीजेपी ने मुकेश साहनी को विधान परिषद भेजने का फैसला किया है। एनडीए में सम्मानजनक सीटें मिलने से मुकेश साहनी गदगद हैं। उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। निश्चित तौर पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जेपी नड्डा साहब और बिहार राज्य के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को कि आज हमें महागठबंधन से बाहर निकलने के बाद हमें एनडीए में सहारा मिला है। और मैं निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बदलाव लाने का कोशिश करूंगा। बिहार में चुनाव से ऐन पहले नेताओं में भागम भाग मची है। बीजेपी की उषा विद्यार्थी और रामेश्वर चौरसिया लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि एलजेपी उषा विद्यार्थी को पालीगंज सीट से टिकट दे सकती है। उधर जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा भी एलजेपी में शामिल हो गए हैं। एलजेपी बार बार बीजेपी के साथ गठबंधन होने का दावा कर रही है, लेकिन इस चुनावी रस्साकशी के बीच बीजेपी ने एलजेपी को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि अगर किसी भी तरह चिराग पासवान की पार्टी ने पीएम मोदी के नाम या तस्वीरों का इस्तेमाल किया तो एफआईआर दर्ज कराएगी। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट की मांग को लेकर दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आज पहले चरण के मतदान के लिए पर्चा भरने का आखिरी दिन है। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बाहुबली अनंत सिंह को आरजेडी ने बाढ़ से अपना उम्मीदवार बनाया है। अनंत सिंह ने बुधवार को अपना पर्चा भर दिया। अनंत सिंह के खिलाफ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ज्ञानेंद्र सिंह ने भी बुधवार को अपना पर्चा भरा। ज्ञानेंद्र सिंह पिछले 15 सालों से बाढ़ से विधायक हैं। कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या में कमी कर दी है। अब राष्ट्रीय पार्टियों के 30 स्टार प्रचारकों को ही
रैली की इजाजत दी जाएगी। पहले ये संख्या 40 हुआ करती थी। क्षेत्रीय पार्टियों को 20 की जगह 15 स्टार प्रचारकों की इजाजत होगी। आयोग ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि भीड़ कम से कम जमा हो। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले H-1B वीजा को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियम के मुताबिक H-1B वीजा सिर्फ विशेष प्रतिभा वालों के लिए आरक्षित होगा। अमेरिकी सरकार के इस कदम से भारत के हजारों IT पेशेवर प्रभावित होंगे। रूस ने अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच जारी भीषण जंग को रोकने को कहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस लड़ाई से रूस चिंतित है। इस जंग को तुरंत रोकने की जरूरत है। उन्होंने जंग के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई। बेलारूस की विपक्षी नेता स्वेतलाना का कहना है कि रूस की तरफ से कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। वो बेलारूस मामले में बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही स्वेतलाना ने इस मामले में समर्थन के लिए फ्रांस की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि बेलारूस के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे।